अन्नू तकरीबन 1 घंटे से स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। उसने गाड़ी के आने की सूचना सुनी। वह अपना सामान उठाकर एकदम तैयार हो गई। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। हर तरफ हलचल मच रही थी। सब गाड़ी की तरफ भागे जा रहे थे। अन्नू भी गाड़ी की तरफ जाने लगी। हर तरफ इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक से अन्नू के कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। अन्नू, अन्नू, रुक जाओ, मत जाओ। अन्नू हैरानी से इधर उधर देखने लगी, पर हर तरफ भीड़ भाड़ होने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अन्नू एकदम से चौंक सी गई थी। वह हर तरफ बड़ी हैरानी से देख रही थी कि कौन उसका नाम लेकर उसको बुला रहा है। पर अन्नू के मन में डर था कि कहीं इस गलतफहमी से उसकी गाड़ी न छूट जाए। वह कभी गाड़ी की तरफ जाती तो कभी पीछे मुड़कर देखती। स्टेशन पर लोगों के इधर उधर होने से उसको एक हल्की सी नजर अपनी सहेली कोमल की दिखाई दी। कोमल भी भीड़ के कारण आगे नहीं आ पा रही थी, परंतु वह इशारा कर रही थी, अन्नू गाड़ी पर मत जाओ, रुक जाओ। अन्नू कोमल का इशारा समझ गई, परंतु वह ऐसा क्यों कर रही थी यह उसको समझ नहीं आ रहा था। वह इधर उधर देखते हुए एक तरफ बैठ गई। इतने में गाड़ी निकल गई। अन्नू अंदर से बहुत उदास थी, क्योंकि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। कोमल धीरे धीरे से आगे निकल कर आती है और अन्नू के पास आकर कहती है, अन्नू आज रुक जाओ। मैंने अभी कुछ समय पहले ही हमारी प्रोफेसर सोनिया मैम को बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि इस बार हम बच्चों को किसी ऐतिहासिक स्थान पर घूमने ले चलते हैं। जो बच्चे किसी वजह से अपने घर नहीं जा सकते, वह छुट्टियों में अगर हॉस्टल में रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। अभी उनका विचार पक्का नहीं कह सकती, फिर भी अगर वहाँ जा रही हैं तो हम तेरे बिना नहीं जाएंगे। तू एक दिन इंतजार कर, नहीं तो कल या परसों अपने घर की ओर निकल जाना। अन्नू सोच रही थी कि अगर मैम को बताना होता तो पहले ही बता देती। मुझे बहुत देर हो गई थी, मैं अपने माता पिता से नहीं मिली थी, इसलिए मेरा मन हो रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने माता पिता के पास आ जाऊं। वैसे भी हॉस्टल में अब छुट्टियां काफ़ी समय के बाद पड़ी है। वह थोड़ी उदास लग रही थी और घूमने जाने के लिए खुश भी थी। उसने अपने पिताजी को फ़ोन करके बोला, पिताजी इस छुट्टियां मैं अपने घर नहीं आ रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रोफेसर ने ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने का प्रोग्राम बनाया है। पिताजी बहुत खुश हुए और उसको जाने की अनुमति दे दी और कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और नई नई जगह आपको देखने को मिलेगी। पर घूमना जाना अभी पक्का नहीं था, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर हम घूमने नहीं गए तो कहीं माता पिता के पास जाना रह न जाए। मैं कोमल से बोली, अगर हमें कल तक पता नहीं चला तो उसके बाद मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। कोमल ने कहा, ऐसा मत सोच यार, हो सकता है हम चले जाएं और हम दोनों एक साथ कभी कहीं गए भी नहीं। मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि अपने घर भी नहीं जा सकती। जब से मेरी माँ की मौत हुई है, मेरा उस घर में जाने का मन ही नहीं करता। तू एक दिन मेरे लिए रुक जा। रात हो चुकी थी। वह दोनों आपस में बातें करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह एक अजीब सी कशिश दोनों के मन में थी। इतने में ही सोनिया मैम संदेश लेकर आई कि जो भी बच्चे ऐतिहासिक स्थान पर घूमना चाहते हैं वह शाम तक तैयार रहे। बस इतना सुनते ही अन्नू और कोमल खुशी से झूम उठे। उन्होंने जल्दी ही जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपना जरूरी सामान, फोन, कैमरा, टॉर्च, कुछ कपड़े, चादर और खाने पीने का सामान अपने एक बैग में रख लिया। वे दोनों बहुत ही खुश थे। इतने में शाम के 5 बज गए। राजस्थान घूमने के लिए बस आ गई थी। जो प्रोफेसर जा रहे थे वे सभी बस के पास आ गई। उन्होंने एक लिस्ट पर सभी छात्रों का नाम लिखा और निर्धारित समय पर निकल गई। राजस्थान में बहुत सारे पुराने किले देखने के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का और सबसे खास भानगढ़ का किला। ये सब पुराने किले हैं जो राजा रानियों से संबंध रखते हैं। वहां पर जाकर बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। यह सब सोचकर प्रोफेसर उनको वहां लेके जा रहे थे। जब वह राजस्थान पहुंचे, उन्होंने वहां पर जाकर एक होटल में कई कमरे ले लिए। वहां पर उन्होंने रात का खाना बनाया और वहीं रात बिताई। अगले दिन सुबह जल्दी ही सब उठ गए थे। किला देखने के लिए सब निकलने लगे। इन किलों के बारे में सबने कुछ न कुछ सुन रखा था। कई किलों के बारे में कुछ अजीब सी बातें भी सुनी थी, परंतु विज्ञान इन बातों को नहीं मानता था कि उन किलों में कुछ डरावना या कुछ अजीब हो सकता है। इसलिए बच्चों को यह दिखाने के लिए प्रोफेसर ने यह निर्णय लिया कि आज विज्ञान कितना आगे निकल गया है। हम सब बस में सुबह निकलेंगे और शाम तक एक किला देखकर वापस आ जाएंगे। इसी तरह हर रोज सुबह निकलते और शाम तक वापस आ जाते और रात को किले के बारे में बातें करते रहते। उन्हें वहाँ कुछ अजीब देखने को मिला, बहुत सी डरावनी चीजें जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता था, परंतु सब खुश थे। इसी तरह 3 दिन बीत चुके थे। अगले दिन वह सब भानगढ़ का किला देखने के लिए निकलने वाले थे। सब बहुत खुशी से नीचे आई। भानगढ़ का किला होटल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने वह आखिर में देखा। किले के सामने एक नदी बहती थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां और कई तरह के जानवर रहते थे। सुना था इन मछलियों ने कोई न कोई आभूषण पहना है, जिससे यह लगता था कि वह भानगढ़ के आसपास के लोग हों। वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधों की इतनी घनी हरियाली थी कि नदी अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रही थी। सभी लोग किले से कुछ कदमों की दूरी पर ही थे।
उन्हें वहाँ के दृश्य अजीब से लगे, थोड़े खौफनाक भी थे। इस किले की डरावनी बातें सुन तो रखी थी, परंतु विश्वास किसी को नहीं था। इतने में उन्होंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा जो बहुत पुराना और टूटा फूटा सा था, जिस पर यह संदेश लिखा था कि सूर्यास्त होने के बाद अंदर जाना मना है। वह बड़ी मुश्किल से समझ आ रहा था, पर जैसे तैसे करके कोमल ने यह संदेश पढ़ लिया। किले के बाहर ही बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जो कि भयंकर काले रंग के थे और दूर से ही दिख रहे थे। धीरे धीरे से सब एक एक करके अंदर जाने लगे। पूरा किला घूमकर जब वह बाहर निकलने की सोच रहे थे, तब अन्नू और कोमल किले के उस कोने में चले गए जहाँ पर थोड़ा भूल भुलैया था। वहां से कई आवाजें आती, कभी पक्षियों की, कभी लोगों की। तो वह अंदर यह देखने जा रही थी कि यह खौफनाक आवाजें किसकी है। इतने में उन्हें एक बोर्ड लगा दिखाई दिया जिस पर उस किले का इतिहास लिखा था। इतिहास में लिखा था, यह किला बहुत साल पुराना है। यह उस समय की बात है जब रानी रत्नावती नाम की रानी रहती थी। वह उस समय की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। जैसे ही वह 18 साल की हुई तो उसके पास कई राजाओं की शादी का न्योता लेकर आई, पर उसने सभी को इनकार कर दिया। उनमें से एक जादूगर भी था। उस जादूगर की छवि सबके लिए बहुत बुरी थी। वह जानता था कि इतनी बड़ी महारानी उसके साथ शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने उस रानी को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। एक बार जब रानी की दासी वहां बाजार में रानी के लिए इत्र लाने गई, तो उस जादूगर ने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, जिससे जैसे ही वह रानी उस इत्र को लगाएगी, उस रानी को उस जादूगर से प्यार हो जाएगा। पर रानी को अपने गुप्तचर के कारण पता चल गया कि उस इत्र की शीशी पर काला जादू किया गया है, इसलिए उस रानी ने उस इत्र की शीशी को महल के बाहर एक पत्थर पर जोर से मारा, जिससे वह शीशी टूट गई और जादू उल्टा पड़ गया और वह पत्थर सीधा जाकर उस जादूगर के ऊपर गिरा। उसके बाद उस जादूगर ने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दे दिया कि जल्द ही पूरा शहर खत्म हो जाएगा, और उसने रानी को भी श्राप दे दिया कि वह जल्दी ही मर जाएगी। और ऐसा ही हुआ, और उस घटना के कुछ समय बाद ही भानगढ़ में लड़ाइयाँ शुरू हुई, जिससे पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया और रानी भी किसी रहस्यमय तरीके से मर गई। आज भी उस किले में लोगों के मरने की चीखें और वह रानी की आत्मा दिखाई देती है। इतिहास पढ़ने में वो दोनों इतना खो गई, ना तो उन्हें समय का पता चला और ना ही अपने किसी साथी का। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि कोई उनके साथ है या नहीं। और वैसे भी इतिहास पढ़कर वे दोनों इतना डर गए थे कि एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और इधर उधर देख रही थी। उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा कि कब सूर्यास्त हो गया। अंधेरे में अंदर ही फंस गई और वो दोनों चिल्लाने लगी, मैम मैम हमें बाहर निकालो, हम यहाँ पर फंस गई हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैम आप किधर हो। ऐसे चिल्लाते हुए वह किले में एक दो कदम इधर उधर उठा रही थी। उनके साथ ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे किला भी चिल्ला रहा हो। उन्हें लगा कि हमारी आवाज़ ही गूंज रही है, इसलिए वह थोड़ा इधर उधर देखती है, परंतु जब वो चिल्लाना बंद कर देती है, किला तब भी चिल्लाता रहता है। वहाँ से दर्दनाक चिल्लाने की आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही थी। हर तरफ राजा रानियों के कुंडल, तलवारें, आभूषण ये सब दिखाई देने लगे। किले के अंदर जो खंभे बने थे उन पर बड़ी बड़ी आंखें, नाक, मुंह दिखाई देने लगे। वह पूरी तरीके से डर गए थे। हिम्मत करके कोमल ने मैम से बात करने के लिए मोबाइल निकाला। एकदम से इतनी आग की लपटें उनके सामने आ गई कि मोबाइल वहीं गिर गया और उन्हें दोबारा दिखाई नहीं। मोबाइल मानो मोम की भांति पिघल कर धरती में ही समा गया हो। अब वह किसी से बातें भी नहीं कर सकती थी, इधर उधर घूमने के सिवाय उनके पास और कुछ भी नहीं था। वह अंदर से खुद को लाचार और बहुत डरी सी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे करके इधर से उधर जाने के लिए हिम्मत जुटाने लगी। जैसे ही अपनी गर्दन घुमाती तो उन्हें एक अजीब सी इत्र की सुगंध आती, जो एकदम से दुर्गंध में बदल जाती, और यह सुगंध और दुर्गंध इतनी तेज थी मानो बेहोश करके ही छोड़ेगी। वो दोनों चाहते हुए भी किले से बाहर नहीं जा पा रहे थे। अब वे बुरी तरीके से थको टूट चुके थे और एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगे, मानो धीरे धीरे उनका दम घुट रहा हो, और वह जो सुगंध और दुर्गंध उनको परेशान कर रही थी वह उनके भीतर समा गई हो। इतने में बाहर मैम सब छात्रों को लेकर वापस निकल गई। उन्हें थोड़ी दूर जाकर पता चला कि अन्नू और कोमल तो किले में ही रह गई। वह बहुत घबरा गई। सोनिया मैम भागकर पीछे को मुड़ी और जोर जोर से आवाज देने लगी, अन्नू कोमल किधर हो आप। मैम को लगा कि शायद वह हमारे साथ वापस आए ही नहीं। मैम डरते हुए एकदम किले की तरफ भागते हैं। उनके मन में बार बार यह विचार आता है कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है। यह सोचकर वह और भी डर रहे थे। वे किले के सामने पहुँचे। उनके साथ 2 छात्र और भी थे। जब वह सामने से किले की तरफ देख रहे थे तो वह हैरान रह गई। वह किला अब किला नहीं लग रहा था। वहाँ से भयानक आवाज़ें आ रही थी, मानो पूरा किला आग की भांति जल रहा हो। काला धुआं और कितनी सारी परछाइयाँ इधर उधर घूम रही थी। किले के पास जाना मुमकिन ही नहीं था, परंतु वह अन्नू और कोमल को ढूंढना चाहते थे। वह जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, अन्नू कोमल, अन्नू कोमल।
और थोड़ी देर में मैम की आवाज़ आना भी बंद हो गई, क्योंकि वह दृश्य इतना खौफनाक था कि किसी का वहाँ बोलना संभव ही नहीं था। किला इधर से उधर हिल रहा था, आवाज़ें भी आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किला घूम घूम कर सबको अपने अंदर समा लेगा। वहाँ बाहर से भी इत्र की सुगंध और दुर्गंध महसूस हो रही थी। मैम देर रात तक वहीं पर बैठी रही। वह बच्चों के बिना वापस भी नहीं जा सकती थी और वहाँ पर बैठना मौत के मुंह में जाने से कम नहीं था। अन्नू और कोमल को रानी रत्नवती की आत्मा के हाथों में इत्र की शीशी लिए इधर उधर घूमती हुई दिखाई दी, पर उन्हें लगा शायद कोई उनकी मदद करने के लिए अंदर आ रहा है। वह उस आत्मा के पीछे चलने लगी। रानी के हाथ में इत्र की शीशी इतनी बड़ी और चमकदार थी मानो उन्हें कोई रास्ता दिखा रहा हो। फिर उन्होंने ध्यान दिया वह रानी दूसरी तरफ आर पार जा रही है और वह जहाँ कदम रखती है वहीं रास्ता बंद हो जाता है। यह सोचकर वह डर गई और सोचने लगी यह कोई इंसान तो नहीं हो सकता, यह कोई आत्मा है, और वह वहीं रुक जाती है। पर वह रानी इत्र की शीशी लेकर उनकी तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे से जब वह उनकी तरफ आ रही थी तो तेज घुंघरू की आवाज आने लगी। आग की लपटें सब एक साथ मिलकर उनकी तरफ आ रही थी। वह पीछे पीछे जाती, परंतु पीछे रास्ता ही नहीं बचा। हर तरफ पत्थर ही पत्थर और आग ही आग दिखाई देने लगती है। इतने में रानी इत्र की शीशी खोल देती है, जिसमें से एक तेज दुर्गंध निकलती है और वो दुर्गंध इतनी जहरीली थी अन्नू और कोमल बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर मर जाती है। फिर अगले दिन जब उनके प्रोफेसर उनको ढूंढते हुए किले के अंदर आते हैं तो उन्हें किले के एक कोने में एक बड़े से काले पत्थर पर उन दोनों के कंकाल पड़े हुए मिलते हैं, जिसे देखकर वह बहुत घबरा जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। जैसे ही वह उस कंकाल को छूने की कोशिश करते हैं वह धरती में समा जाते हैं। फिर वह जितनी जल्दी हो सके राजस्थान से वापस निकल जाते हैं। उस दिन से किसी भी बच्चे ने उस किले में वापस आने के बारे में सोचा तक नहीं।